चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। मैं विनय सर इस वीडियो में आपके लिए पाठ के अंतर्गत प्रश्नों को लेकर आया हूं। प्रश्न नंबर 11, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय जो है वो अंतःस्राव के द्वारा होता है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्राव के द्वारा होता है। अंतःस्राव रासायनिक संदेशावाहक होते हैं, यानी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। अच्छा, इनका उत्पत्ति क्षेत्र और कार्य क्षेत्र दोनों अलग अलग होता है, यानी उत्पन्न कहीं और होते हैं और कार्य कहीं और करते हैं। तो उत्पत्ति क्षेत्र से कार्य क्षेत्र तक ले जाने का काम रुधिर करती है, तो इनका वहन रुधिर के द्वारा होता है। तो आपको लिखने का कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्राव के द्वारा होता है। अंतःस्राव रासायनिक संदेशावाहक होते हैं। इनका उत्पत्ति क्षेत्र और कार्य क्षेत्र दोनों अलग अलग होता है। इनका वहन रुधिर के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 12, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? कारण कि आउटपुट ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है और ये अंतःस्राव आयोडीन का बना होता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन अंतःस्राव कम मात्रा में बनता है, जिसके कारण आउटपुट ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और हमको गॉइटर नामक रोग होता है, जिसे हम घेंघा भी कहते हैं। तो आपको लिखने का कि आउटपुट ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है और श्वसन नलिका से जुड़ी होती है, थायरोक्सिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। यह अंतःस्राव आयोडीन का बना होता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन अंतःस्राव कम मात्रा में बनता है और आउटपुट ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिससे गॉइटर युक्त नामक रोग होता है, यानी घेंघा नामक रोग होता है। तो यह रोग न हो इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है। प्रश्न नंबर 13, जब एड्रेनालिन शरीर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो एड्रेनालिन अंतःस्राव अधिविकीय ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है और एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिविकीय ग्रंथि एड्रेनालिन नामक अंतःस्राव को सीधे रुधिर में डाल देती है और यह अंतःस्राव लक्ष्य अंग, विशिष्ट ऊतक और हृदय पर कार्य करता है। यह क्या करता है कि हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, जिससे रुधिर का दाब बढ़ता है और श्वासोच्छ्वास की क्रिया तीव्र हो जाती है और स्नायु पेशी सक्रिय हो जाती है, जिससे हमारा शरीर आपत्ति के सामने
लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपको लिखने का कि अधिविकीय ग्रंथि यानी जो विक्र के अग्रभाग में आई होती है, एड्रीनालिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। यह अंतःस्राव अधिविकीय ग्रंथि सीधे रुधिर में डाल देती है और ये अंतःस्राव लक्ष्य अंग विशिष्ट ऊतक हृदय पर कार्य करता है। यह हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, रुधिर दाब बढ़ता है और श्वासोश्वास की क्रिया तीव्र हो जाती है, जिससे स्नायु पेशी सक्रिय हो जाती है और हमारा शरीर आपत्ति के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। प्रश्न नंबर 14, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज अब अग्न्याशय इंसुलिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करता है और ये अंतःस्राव रुधिर के अंदर शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग होता है और इस रोग के कारण बहुत सारी हानिकारक असरें उत्पन्न होती है। इसलिए मधुमेह के रोगी को चिकित्सा के दौरान इंसुलिन का इंजेक्शन देने की सलाह दी जाती है। फिर से देखिए यहाँ पर अग्न्याशय इंसुलिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करता है। यह अंतःस्राव रुधिर में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो रुधिर में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग होता है और इस रोग के कारण बहुत सारी हानिकारक असरें उत्पन्न होती है। तो इसलिए मधुमेह के रोगी को चिकित्सा के दौरान इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। 15वां प्रश्न, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य न कर रहे हों तो क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो हमारे शरीर में ग्राही यानी संवेदनाग्राही अंग, ये अंग अलग अलग प्रकार की संवेदना को ग्रहण करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में संवेदनाग्राही अंग है नाक, आँख, कान, जीभ, त्वचा, ये सब संवेदनाग्राही क्या है? अंग है। तो नाक सूंघने की संवेदना, आँख देखने की संवेदना, कान सुनने की संवेदना, जीभ स्वाद की संवेदना और त्वचा स्पर्श की संवेदना को ग्रहण करती है। अगर हमारे शरीर में ये संवेदनाग्राही अंग सही ढंग से कार्य न करें तो विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि अगर हमारा हाथ कोई गर्म चीज़ पर या जलती हुई चीज़ पर पड़ता है और हाथ के अंदर जो त्वचा संवेदनाग्राही अंग है, अगर वो उस तापमान की संवेदना को ग्रहण न करे तो उसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसलिए संवेदनाग्राही अंग अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। 16वां प्रश्न,
पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? तो वनस्पति के अंग प्रकाश की दिशा में वृद्धि करते हैं या गति करते हैं, जिसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं या प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अब क्या होता है कि अगर वनस्पति को सूर्य का प्रकाश एक दिशा में से मिलता है तो इसकी विपरीत दिशा में यानी छाया वाले भाग में ऑक्सीन नामक अंतःस्राव उत्पन्न होता है, जो कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, जिससे कोशिका लंबी होती है और पौधा भी लंबा बनता है और प्रकाश की दिशा में मुड़ता है। तो इस प्रकार पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, तो इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। फिर से देखिए, वनस्पति के अंग प्रकाश की दिशा में वृद्धि या गति करते हैं, जिसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अगर पौधे को प्रकाश एक ही दिशा में से मिल रहा है तो उसकी विपरीत दिशा में यानी कि सामने वाले भाग में ऑक्सीन नामक अंतःस्राव उत्पन्न होगा और वह कोशिका की लंबाई को बढ़ाएगा, जिससे पौधा लंबा होगा और लंबा होकर प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इसलिए इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।